हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू आवर क्लास। आप सभी लोग जैसा कि जानते ही हैं, हम इस समय जो चला रहे हैं ये सीरीज़ हमारी है असर्शन और रीज़न की, क्लास 12 के फिज़िक्स के लिए। तो हम इसमें अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज हम अपना जो शुरू करेंगे वो है चैप्टर हमारा सेकेंड चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम अपने जो सीरीज़ चला रहे हैं इसमें हम असर्शन और रीज़न के 25 प्लस क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हम असर्शन और रीज़न की अप्रोच क्या रखें इसको सीख रहे हैं और साथ ही साथ चैप्टर टू चैप्टर कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते चल रहे हैं। किसके थ्रू? असर्शन और रीज़न के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस अपनी सीरीज़ को। आई होप कि आपको ये भी हेल्पफुल रहेगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम, और आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि हम क्या करेंगे कि पहले हम अपने असर्शन को ढूंढेंगे, असर्शन राइट है या रॉन्ग है इस बात को ढूंढेंगे, फिर रीज़न राइट है या रॉन्ग है इस बात को देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि रीज़न असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस अप्रोच को लेके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा हमारा पहला क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं असर्शन में क्या कह रहा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज़ हाफ एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ 3 टाइम्स देन द कैपेसिटेंस बिकम्स 6 टाइम्स। मीन्स कि मान लीजिए ये आपके पास कोई कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के बीच की जो डिस्टेंस है जिसको हम डी लेते हैं, अगर मैं इसको क्या कर दूं, पहले डी थी और दूसरा एक कैपेसिटेंस लेता हूं, इसमें मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, हाफ कर दे रहा हूं, तो मतलब डी हाफ रह जाएगी। और फिर अगर मैं क्या फिर कह रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ 3 टाइम्स, मतलब अगर पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था तो अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 टाइम्स कर दिया, तो कह रहे हैं कैपेसिटेंस बिकम्स 6 टाइम्स। मतलब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैंने कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या पढ़ रखा है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये फार्मूला पढ़ रखा है। तो इस हिसाब से इसका कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस क्या बनेगा, 3k एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई 2, और ये ऊपर जाके ये हमारा बनेगा 6k एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इट्स मीन ये हमारा क्या हुआ, पहले के जो कैपेसिटर है उस वाले के कैपेसिटेंस से 6 टाइम है, तो इसका मतलब ये राइट हो गया, ये हमारा असर्शन तो राइट हो गया। फिर क्या है, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर डज नॉट, जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल मतलब जो कैपेसिटी है वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ये कह रहे हैं। तो अभी जस्ट हमने देखा कि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो के की वैल्यू, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करने से बढ़ गया, तो भाई ये कहीं ना कहीं मटेरियल का ही तो नेचर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, के पे डिपेंड करता है, बट ये कह रहे हैं ये नहीं डिपेंड नहीं करता, तो ये रीज़न हमारा गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक बनेगा, देखिए हमारा ऑप्शन बनेगा कि असर्शन तो हमारा ठीक है बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, असर्शन और रीज़न। सेकेंड में क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू की, मतलब एक कैपेसिटर को आपने एक बैटरी से लगा दिया है, ठीक है। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स, इसके बीच एक प्लेट लगा दी है के कैपेसिटेंस की आपने इसमें एक प्लेट लगा दी है, ठीक है। फिर कह रहे हैं द एनर्जी विच इज़ स्टोर्ड बिकम के टाइम्स, तो इसकी जो एनर्जी है वो के टाइम्स हो जाएगी। तो अगर कोई नॉर्मल कैपेसिटर है, इस नॉर्मल कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है 1/2 CV², है ना। अगर हम इसके कैपेसिटेंस में एक डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो इसका न्यू कैपेसिटेंस जो हो जाएगा, न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए अपॉन डी। तो के इंट्रोड्यूस करने से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने से सी में कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ, के, और ये यू जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के, तो सी में अगर इंक्रीमेंट के का हो रहा है तो यू भी कितने टाइम्स हो जाएगा, पहले से के टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये बात तो ठीक है असर्शन। फिर कह रहे हैं द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज,
मतलब सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज, चार्ज की जो सरफेस डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी ऑन द प्लेट रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज, वो अनचेंज रहेगी। तो अनचेंज कैसे रहेगी आप जरा समझने की कोशिश करना। कैप जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब क्यू और आपने क्या पढ़ रखा है, क्यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू पढ़ रखा है सी इंटू बी, ये हमने पढ़ रखा है कि, और नॉर्मली ये आपने ये नहीं पढ़ा आपने, एक्चुअल में ये फार्मूला है इससे इंट्रोड्यूस करके कैपेसिटेंस क्या होता है रेशियो ऑफ क्यू अपॉन बी, यही तो होता है। तो ये हमारा कहाँ यहाँ से क्या निकला, तो क्यू। तो अगर आप सोच के देखिए अगर आप इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करें तो के टाइम्स आपका सी बढ़ जा रहा है, तो सी बढ़ने से क्यू बढ़ेगा, क्यू बढ़ने से आपका इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करने या इंट्रोड्यूस करने से। ये कह रहे हैं रिमेन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो नहीं रहेगी, तो ये भी हमारा गलत। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, सी ऑप्शन ठीक हुआ, है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें, ये क्या कह रहे हैं थर्ड वाले में, देखिए कह रहे हैं कि द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या होता है जीरो। ये आपका कोई कैपेसिटर है, इस पर टोटल चार्ज क्या होता है जीरो। तो पहले तो देख लेते हैं, मान लीजिए इस पर हमें पता है कैपेसिटर में एक प्लेट पे अगर क्यू चार्ज आता है तो उतनी ही अमाउंट में दूसरी प्लेट पे चार्ज आता है। तो टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर क्या है, देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज क्या रहेगा, टोटल चार्ज रहेगा जीरो। ठीक है, टोटल चार्ज क्या रहेगा जीरो, टोटल क्यू हमारा जीरो रहेगा, ये तो ठीक हो गया असर्शन। फिर क्या कह रहे हैं द फील्ड जस्ट आउटसाइड द कैपेसिटर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई अंदर कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड द कैपेसिटर, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैपेसिटर के वो क्या होती है ऑलवेज इट इज़ जीरो। तो ये कह रहे हैं कि आउटसाइड है, तो ये तो गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें भी ठीक हुआ, सी ऑप्शन ठीक हुआ, है कि नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहे हैं ये, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फोर्थ हमारा क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज आइसोलेटेड कैपेसिटर। एक चार्ज कैपेसिटर है, आइसोलेटेड कैपेसिटर है, इस आइसोलेटेड कैपेसिटर में जो आइसोलेटेड कैपेसिटर है इसमें फोर्स क्या कह रहे हैं डिक्रीज के लिखा, कैपेसिटर डिक्रीजेस। ये देखिए कैपेसिटर में जो है क्या आइसोलेट फोर्स क्या होता है डिक्रीज कर रहा है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक, जब क्या कर रहे हैं, ये कब फोर्स कम हो रहा है, जब डाइलेक्ट्रिक आप फिल कर रहे हैं इसमें कैपेसिटर में। तो आप अगर इसमें ये चार्ज्ड आइसोलेटेड कैपेसिटर है और इसमें आपने एक के कैपेसिटेंस का डाइलेक्ट्रिक फिल किया तो फोर्स डिक्रीज होती है, ये कह रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होता, के इंट्रोड्यूस करने से, के पुट करने से जो एफ होता है वो हमारा इंक्रीज होता है। इन प्लेट्स के बीच जो फोर्स लगता है वो इंक्रीज होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। के इंट्रोड्यूस करने से फोर्स इंक्रीज होता है, साथ ही साथ के इंट्रोड्यूस करने से ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। इन प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। तो इसका मतलब असर्शन तो गलत हो गया क्योंकि ये कहने डिक्रीज होगा, जबकि होता क्या है इंक्रीज। ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन में जिसमें असर्शन गलत है वो केवल एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वो है डी। तो जो बच्चे स्मार्टली अगर सोचेंगे तो ऑप्शन डी, मतलब असर्शन और किसी में गलत बोला ही नहीं गया, इसी में बोला गया, तो ये तो होना ही होना है। ठीक है, फिर उसके बाद चूंकि हमें कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी देखनी है तो देखते हैं आगे रीजन में क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज आइसोलेटेड कैपेसिटेंट इंक्रीजेस। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये कह रहे हैं इंक्रीज करेगा। अरे अभी तो बताया के इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटर के बीच फोर्स जो होता है, कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच फोर्स इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। तो ये हमारे दोनों ही गलत हैं, है ना। तो असर्शन भी गलत है, तो हमारा ये ऑप्शन वैसे ही करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं टू कोसेंट्रिक चार्ज सेल आर गिवन। ये टू कोसेंट्रिक सेल्स हैं, मतलब इनका सेंटर सेम है, कोसेंट्रिक सेल्स। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द सेल्स डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ इनर सेल। जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने पे जो पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा दैट इज डिपेंड्स ओनली ऑन इनर सेल। देखो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्फेरी, कोई भी आपकी क्या है चार्ज सेल है, चार्ज सेल में जो पोटेंशियल होता है वो आपका पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल जो होता है वो सरफेस चार्ज कंडक्टिंग सरफेस से अंदर की तरफ जाने पर चेंज नहीं होता है। सेल जो सेल पे होता है वही पूरे इसके इनसाइड होता है। मतलब किसी सेल के अंदर जो सेल के ऊपर उसके स्फीयर पे ही होता है पोटेंशियल, वो अंदर भी सेम ही रहता है। तो पोटेंशियल
ए सेल की वजह से जो पोटेंशियल होगा बी ए वो हर जगह तो सेम रहेगा अंदर, और अगर आप यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ से यहाँ मूव करने पे बी ए तो सेम रहेगा सबके लिए, ये वैल्यू तो सेम रहेगी बी ए की। बट अगर कोई चीज़ चेंज होगी, चूंकि इस वाले सेल के लिए पोटेंशियल अंदर तो सेम रहेगा, बट आप कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, बाहर, तो इस सेल के लिए पोटेंशियल चेंज होने लगा, क्योंकि सेल के बाहर अगर आप मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज होगा। तो बी की वजह से पोटेंशियल चेंज होगा जब आप यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, बट ए की वजह से चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इसके इनसाइड है। तो क्या कह रहे हैं, डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज इनर सेल, तो इनर सेल पे डिपेंड करता है, तो ये बात ठीक है। बी ए चेंज नहीं होगा, जबकि बी चेंज होगा, तो बी चेंज होने की वजह से ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, इनर सेल पे डिपेंड करेगा, तो ये तो ठीक हो गया। फिर कह रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज ऑफ आउटर सेल, जो आउटर सेल है उसकी वजह से जो क्या है, जो पोटेंशियल वो रिमेन द सेम एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। तो ये तो अभी बिल्कुल समझाया कि किसी भी स्फेरिकल सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल के ऊपर और उसके इनर पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये भी बात ठीक है, और इसी वजह से ये इस पर डिपेंड भी करता है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो सेशन और रीज़न दोनों ठीक है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन करता है, तो ऑप्शन ए ठीक हुआ हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्या कह रहे हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट कट ईच अदर, एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, ये बात ठीक है। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर, क्यों, क्योंकि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो इसके स्फेरिकल सेल फॉर्म में होते हैं। तो स्फेरिकल सेल का अगर आप इतना पोर्शन लेंगे तो ये पोर्शन ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल होने की ही वजह से, क्योंकि 2 पैरेलल प्लेन्स या पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, तो कहीं ना कहीं रीज़न भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, और रीज़न चूंकि रीज़न असर्शन की एक्सप्लेनेशन भी करता है, क्यों वो क्यों नहीं कट कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कट पा रहे हैं क्योंकि वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल, और पैरेलल एक दूसरे पैरेलल प्लेन्स और लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर पाती हैं। तो इसकी भी इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होता है, ए, कि असर्शन और रीज़न दोनों ठीक है, और रीज़न असर्शन की ये सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये डिपेंड्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, किस किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कि मतलब एक बंदा है वो पहले यहाँ था, फिर वो घूम फिर के ऐसे 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 यहाँ गया, और एक बंदा ऐसे गया, तो ये बंदा जो हमारा ए है, मान लेते हैं ये बंदा ए था, और ये हमारा जो बंदा है ये बी है, तो बी और ए के जो पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा वो बिल्कुल सेम होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस ए के उसमें आएगा, ए से यहाँ जाने पे, मतलब एक्स से बाई जाने में, वही पोटेंशियल डिफरेंस बी बंदे के में भी आएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैसी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। सो द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव होने की वजह से जो वर्क डन होगा वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। सही बात है, कंजर्वेटिव जो फोर्स या कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं उनमें जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और इसी वजह से चाहे आप इस रास्ते से जाएं और चाहे आप इस रास्ते से जाएं, वर्क डन सेम रहेगा। और चूंकि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अगर आप सेम पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं तो वर्क डन तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो इस वजह से पोटेंशियल सेम रहेगा। तो कहीं ना कहीं असर्शन और रीजन तो ठीक ही है, साथ ही साथ ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है, फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो ये तो बात ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। द पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड अ कंडक्टर इज सेम, वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है। अगर चार्ज कंडक्टर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, चार्ज कंडक्टर होना चाहिए। तो चार्ज अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर हमारा जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, बिल्कुल बात ठीक है। तो पोटेंशियल हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम रहता है, ये हमें पता है। तो अब पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, ये बात ठीक नहीं है। ये मतलब इसकी वजह से, मतलब ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसा नहीं है।
कि पोटेंशियल, तो आपको इसका मतलब रीज़न और असर्शन ठीक तो है, बट रीज़न असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा बी ठीक हुआ इसमें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कहते हैं व्हाट ही सेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल चार्ज सेल। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्फेरिकल चार्ज सेल। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाहर जो हमारी इलेक्ट्रिक स्फेरिकल सेल और इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्फेरिकल चार्ज सेल, ये चार्ज सेल स्फेरिकल है, इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, ये कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस ये इस तरह से, तो आप देख रहे हैं ये डिसकंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये तो बात ठीक है ना। डिसकंटिन्यूअस मतलब जहाँ पे कहीं पे चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा हो, कहीं पे कम, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, और ये कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस और ये डिसकंटिन्यूअस और ये कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रही है, इस तरह की है नहीं, तो ये डिसकंटिन्यूअस ठीक है। फिर कहते हैं इक्विपोटेंशियल इज कॉन्टिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्फेरिकल चार्ज सेल। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इस कॉन्टिन्यूअस, वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, एक जैसा रहता है अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्फेरिकल चार्ज। स्फेरिकल चार्ज के किसी भी सरफेस, आप यहाँ एक सरफेस ड्रॉ करेंगे तो उस पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो ये बात ठीक है। बट इसकी वजह से ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता, तो हमारा ऑप्शन यहाँ कौन सा ठीक रहेगा, हमारा बी ऑप्शन ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, फिर 10th क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, 10th क्वेश्चन में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि असर्शन वर्क डन, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए देखते हैं एक बार। ये रहा, सही कर लेते हैं सही से। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चार्ज को लेके जा रहे हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ फॉलोड बाई द चार्ज। आप चार्ज को किस पाथ से लेके जा रहे हैं, इसके इंडिपेंडेंट होता है। जस्ट अभी पीछे मैंने शायद अभी से लास्ट कोई दूसरा या तीसरा क्वेश्चन रहा पीछे, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो होते हैं या कूलम्ब फोर्स वो कंजर्वेटिव होते हैं, जिस वजह से वो पाथ उनके थ्रू किया गया वर्क डन क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो आप चार्ज ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं, अगर यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जा रहे हैं, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन, तो ये बात ठीक है। फिर कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बिल्कुल गलत बात है, अभी जस्ट क्योंकि ये रीज़न ही कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है, और ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये तो बात गलत है। तो इसमें हमारा असर्शन करेक्ट है बट रीज़न इनकरेक्ट, तो हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या देखते हैं, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या कहना है, टू एडजेसेंट कंडक्टर। टू एडजेसेंट कंडक्टर मीन्स क्या, टू एडजेसेंट कंडक्टर है, मान लीजिए एक मेरे पास टू एडजेसेंट कंडक्टर हैं, और टू एडजेसेंट कंडक्टर अनइक्वल डायमेंशंस, अनइक्वल मतलब डायमेंशंस की एक से नहीं। तो मान लीजिए हमारे पास ये दो कोई सर्कल हैं, इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है, इन स्मॉल आर है, और इन पे जो चार्ज है वो सेम है, मतलब क्यू इस पे भी है और क्यू इस पे भी है। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालूं तो पोटेंशियल क्या बनेगा, के क्यू अपॉन और आर, है ना, के क्यू अपॉन आर, और इसका बनेगा पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर। अब देखिए आर चेंज होने की वजह से इनके पोटेंशियल भी अलग होंगे, इसका हम 1 मान लेते हैं 2, तो इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो ये बात ठीक है। फिर कहना द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द चार्ज गिवन टू इट। ये किस पे डिपेंड करता है, चार्ज जो इसको दिया गया है, पोटेंशियल डिपेंड करता है, ये बात ठीक है ना। पोटेंशियल किस बात पे, जो चार्ज दिया गया उसको, पोटेंशियल इस बात पे, जितना आप चार्ज देंगे पोटेंशियल उस पर डिपेंड होगा। बट यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इस वजह से क्रिएट हो रहा है, तो रीज़न तो ठीक है कि चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्ज पे, बट पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड करता है इस वजह से कि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, वो नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है इनके डायमेंशन चेंज होने की वजह से, तो ये सही एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं करता है। तो बी ऑप्शन हमारा इसके लिए ठीक, असर्शन और रीजन ठीक तो है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
असर्शन, ठीक है। फिर असर्शन में क्या कह रहे हैं, असर्शन, चलिए क्या है इनकी कहानी आगे देखते हैं। फिर ये क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आर डिफरेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर डिफरेंट, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है भाई, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू, ये अलग चीज़ है। ये हमारा क्या है, एनर्जी, और ये पोटेंशियल है, तो बिल्कुल अलग है। इनकी यूनिट भी अलग है। अगर नहीं ऐसे नहीं पहचान सकते तो इसकी यूनिट हमारी बोल्ट भी होती है, और दूसरा हमारी क्या होती है यूनिट, इसकी दूसरी यूनिट हमारी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से जो बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनती है, आपने पढ़ा है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू, ये अरे ये पढ़ा नहीं पढ़ा आपने, ई डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आपकी क्या बनेगी, इसको बोल सकते हैं न्यूटन पर कूलाम मीटर, यहाँ से बनेगी। तो ये भी एक हमारी इसकी यूनिट है, और इसकी होती है जूल। तो ये तो चीज़ अलग है ही है। तो ये क्या कर रहे हैं, आर डिफरेंट क्वांटिटीज, तो ये बात तो ठीक है। फॉर ए सिस्टम ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किससे रिप्रेजेंट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो होता है, सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0, और इसकी वैल्यू हम 1 मानते हैं। और फिर कहते हैं पॉइंट चार्ज Q, और ये कोई पॉइंट चार्ज है छोटा सा Q, तो Q इनका जो पोटेंशियल है और इनकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या कह रहे हैं, सेम इक्वल होती है। तो ऐसा नहीं है भाई, पोटेंशियल का फार्मूला बिल्कुल अलग है। पोटेंशियल है KQ अपॉन R, और एनर्जी का फार्मूला है KQ है नहीं, Q0 अपॉन R, अगर इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल अलग बात है, बल्कि ये Q टाइम्स हो गया, तो ये बिल्कुल अलग है। तो ये बात ठीक नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन C ठीक है। क्या ऑप्शन ठीक है, रीज़न करेक्ट है ही नहीं, तो एक्सप्लेनेशन क्या करेगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए नॉन यूनिफॉर्म चार्ज, थिन सर्कुलर रिंग, एक थिन सर्कुलर रिंग है। थिन सर्कुलर रिंग होने के हमारे पास है, तो ये हमारी थिन सर्कुलर रिंग है। इस थिन सर्कुलर रिंग है, और विद नेट चार्ज इज 0, इस पे नेट चार्ज जो है वो कितना है, 0। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है, मतलब इस पर मान लो यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ निगेटिव में कुछ है, यहाँ पॉजिटिव है, वो नॉन यूनिफॉर्मली है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग इज 0, वो कितना है, 0। तो भाई यहाँ जब नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे 0 हो जाएगा, जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वरना होगा कैसे, है नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, मतलब तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब यहाँ चार्ज भाई नॉन यूनिफॉर्मली होता तब हम कह सकते थे हाँ 0 होगा, क्योंकि टोटल चार्ज तब उस टाइम पे 0 होगा, उसका अरेंजमेंट भी ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, बट इस केस में नहीं हो सकता है नहीं। फिर क्या करें, फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म चार्ज थिन सर्कुलर रिंग, एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर थिन रिंग है, नॉन यूनिफॉर्मली यही मान लीजिए, विद नेट चार्ज 0, उस पर नेट चार्ज 0 है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ईच पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ईच पॉइंट वो भी क्या करें 0 होगा, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जब हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी 0 नहीं होगा और पोटेंशियल भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यह बात आप ध्यान रखिए। तो हमारे बोथ असर्शन और रीज़न दोनों ही यहाँ गलत हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग पॉइंट P टू पॉइंट Q, एक चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, P टू Q मूव करा रहे हैं, P टू Q मूव करा रहे हैं, तो P से Q मूव करा रहे हैं, और वर्क डन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पार्टिकल डिपेंड ऑफ द पाथ कनेक्टिंग पॉइंट P Q, किस पर डिपेंड कर रहा है, बोल रहे हैं कि P और Q पर डिपेंड कर रहा है। अरे भाई 2 क्वेश्चन कर चुके हैं कि चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है भाई, है नहीं। तो वर्क डन हमारा पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। द नेट वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये तो बात गलत हो गई, है नहीं। तो हमारे पास एक ही है ऑप्शन जिसमें असर्शन गलत है। फिर क्या कह रहे हैं, फिलहाल हम आगे देख लेते हैं क्या है, इसको हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि कहीं गलत तो नहीं पढ़ लिया, मुझे लगता है मेरा गलत जा रहा है। चलिए 14 देखते हैं। फॉर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q द नेट वर्क डन बाइंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो नेट वर्क डन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंस। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करता है,
तो भाई ये हम पढ़ चुके हैं, अभी तो जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को लेके जा रहे हो तो ये चार्ज को जब मूव कराओगे यहाँ से यहाँ, तो मूव कराने में जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये बात ठीक है। फिर क्या कहते हैं, नेट वर्क डन, जो वर्क डन होगा बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द क्लोज लूप इज जीरो। क्लोज लूप कंजर्वेटिव फोर्स से जो आप वर्क कराते हो ये क्लोज लूप में क्या होता है, ज़ीरो होता है। बिल्कुल बात ठीक है। तो क्लोज लूप में वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स से कराने पर क्या होता है, वर्क डन ज़ीरो होता है। तो ये वर्क डन ज़ीरो होने की ही वजह से ये क्या है, ये वाला वर्क डन जो आप करा रहे हैं किसके थ्रू, चार्ज को मूव कराने में, तो ये भी क्या होता है, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्लोज लूप में वर्क डन कंजर्वेटिव के फोर्स के थ्रू ज़ीरो होता है। तो ये बात भी हमारी ठीक है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चलिए देखिए, कहते हैं व्हाट ही सेइंग पोलर मॉलिक्यूल है परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इट इज़ करेक्ट कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पहले से ही डाइपोल मोमेंट होता है, इसीलिए उनके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर क्या, इन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज कोइंसाइड, क्या करता है, कोइंसाइड करता है। ये तो बात बिल्कुल है। पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से पहले ही ऑलरेडी सेपरेटेड होते हैं, तो उनके सेंटर्स कोइंसाइड नहीं करते हैं। देखिए, ठीक है, तो ये आपका बात रीज़न गलत है, तो ये आपका सी ऑप्शन, असर्शन तो ठीक है, रीज़न गलत है, तो ये ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट। फिर नेक्स्ट, फिर क्या है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। देखिए, इसमें अभी हमने जितने क्वेश्चन करे उसमें क्या था, उसमें हमारे कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे, और ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस से आते हैं या कैपेसिटर से पूछे जाते हैं, और दूसरा फिर ये पोलराइजेशन है। तो पोलराइजेशन में भी ये पोलर जो हमारे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। और अगर आपको हमारा सेशन, ये हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो मैं आपसे होप करता हूँ कि ये सेशन को आप अच्छे से अगर रिवाइज़ कर लें, लगा लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें। और अगर आपको क्वेश्चन आपस में डिस्कस करें, खासकर मैं समझता हूँ अगर आप अपने दोस्तों के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो आपका जो नॉलेज होता है वो स्टेबल बनता है, तो आप इस चीज़ को लॉन्ग टाइम तक रन कर सकते हैं अपने माइंड में। तो आप अपने दोस्तों में ये चीज़ें शेयर करें, उन्हें डिस्कस करें और इस सेशन को लाइक करें। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं यहाँ इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कि अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक को क्या कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कैसे करा जाता है, आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को रख दो तो ये पोलराइज्ड हो जाता है। और पोलराइज्ड होने में क्या, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज क्रिएट होते हैं। भाई पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज तो क्रिएट नहीं होते हैं, उसमें तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ऑलरेडी पहले से ही होते हैं। फॉर्मेशन, अगर हाँ ये फॉर्मेशन ना बोल के क्या बोल देता, तो आपको ध्यान रखना है क्या, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। नहीं भाई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उस डाइलेक्ट्रिक्स में ऑलरेडी पहले से ही होते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बट वो फॉर्म नहीं करते हैं। एक्चुअल में वो जब डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो जो उनके माइनस और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं पहले से ही उसमें होते हैं, उनको बस क्या कर देता है, पोलराइज, मतलब उनको थोड़ा प्लेस्ड कर देता है, सेपरेट कर देता है। तो फॉर्मेशन ना बोल के अगर ये यहाँ क्या बोलता है, सेपरेशन बोलता, तब ये वाला ठीक हो जाता। बट यहाँ अभी ये ट्राई की फॉर्म करते हैं तो वो बात गलत है। ठीक है, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें बन रहे हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ये बात ठीक है, रीज़न हमारा ठीक है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब ये पोलराइज करता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, एटम से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो अट्रैक्ट करने पे ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये तो बात ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो क्रिएट होते हैं। तो हमारा क्या हुआ, असर्शन तो गलत है बट रीज़न करेक्ट है। तो ऐसा हमारे पास यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं। तो ऑप्शन है नहीं, तो जब भी आपको एग्जाम में, जब मान लीजिए इस तरह से कोई ऑप्शन आपका क्रिएट हुआ कि जिसमें असर्शन ठीक और असर्शन गलत है और रीज़न सही है, तो आपको वहाँ ऑप्शन भी उसी हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसमें हमारा असर्शन गलत है और रीज़न ठीक है, तो वो ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ है नहीं,
फ़िलहाल जब आप, क्योंकि मैंने यहाँ जो ऑप्शंस लिए हैं वो कॉमन है सभी के, क्योंकि इससे थोड़ा सा मुझे एडिटिंग में हेल्प मिल गई, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं उस ऑप्शन को इसके अकॉर्डिंग नहीं लिख पाया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड ही सही, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं लगाते हैं, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक एक ज़ीरो। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक का क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। भाई आपको पहले से ही पता है, क्या पता है, आप ध्यान करो, देखो एक बात कि जब आप कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास पहले से ही मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उनके पास पहले से ही डाइपोल मोमेंट होता है, बट वो डाइपोल मोमेंट पूरे कंपाउंड का या पूरे मटेरियल का इस तरह से अरेंज होता है कि अगर आप नेट डाइपोल मोमेंट इस मटेरियल का निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ज़ीरो। और जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तभी ये इस तरह से अरेंज हो जाता है कि ये नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर देता है। बट कब, जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो यहाँ कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स का होता है, एटम्स का होता है, बट इस नेट मटेरियल का या डाइपोल, इस डाइलेक्ट्रिक का कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। जब आप रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तब होता है। तो ये आपका ऑप्शन ठीक है सेशन। फिर के अंदर डाइपोल ऑफ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक आर रैंडमली ओरिएंटेड, और ये इसी वजह से होता है क्योंकि जब आप इसको डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं तो इसके जो डाइपोल्स होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, कोई कहीं कोई किस तरह से, और ये एक दूसरे को ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट उस टाइम पे ज़ीरो होता है। तो बस इस यही रीज़न भी है, तो रीज़न ठीक भी है और रीज़न का सही सेशन का एक्सप्लेनेशन भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन तक हो गए। फिर 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है फॉर पॉइंट चार्ज कोसेंट्रिक सरफेस, एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के लिए जो कोसेंट्रिक स्फीयर है, ये कोसेंट्रिक स्फीयर मैं इसके चारों तरफ बनाता हूँ, सेंटर एट अ लोकेशन ऑफ द चार्ज की जो लोकेशन है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वो इसके क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, ठीक है। अगर इसके सेंटर पे यहाँ पॉइंट चार्ज रखा है तो इस पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो इसके स्फेयर्स होंगे, स्फेयर कोसेंट्रिक स्फेयर्स होंगे इसके बाहर। तो बिल्कुल बात ठीक है, असर्शन ठीक है। फिर कह रहे हैं एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक वो सरफेस है ओवर विच पोटेंशियल है जीरो वैल्यू। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस ओवर विच पोटेंशियल हैज़, पोटेंशियल क्या होता है, जीरो वैल्यू। पोटेंशियल जीरो होता है ऐसा नहीं है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल जीरो नहीं होता। पोटेंशियल कहाँ से जीरो आता है, पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रीज़न आपका क्या हो गया, रीज़न भाई यहाँ गलत हो गया। तो 18 का क्या है, असर्शन तो ठीक है, रीज़न गलत है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी रिसाइड्स आउट ऑफ द स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो रिसाइड्स आउट द स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर। आप समझना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहाँ रिसाइड्स करेगी, बाहर रिसाइड्स करेगी, तो ये कंडक्टर के बाहर हो, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ये बात भी ठीक है नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है, इसीलिए अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बाहर रिसाइड्स होती है। तो ये भी बात ठीक भी है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना 20। फिर क्या कहते हैं 20 क्वेश्चन में क्या है, ये कहते हैं सॉरी, ये द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट कट ईच अदर। अरे ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले तो ही देखा, शायद 6 क्वेश्चन या हमारा कुछ था कि पोटेंशियल सरफेस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, है ना। ये लो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें ये पैरेलल प्लेन्स होते हैं, है ना। ये एक दूसरे के पैरेलल होने की वजह से ही एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। तो ये रीज़न भी सही है और इसका ऑप्शन शायद मेरे ख्याल से ये ए था हमारा, है ना। चलिए आगे बढ़िए। फिर नेक्स्ट ये जो हमारा 20 क्वेश्चन था ये रिपीटेड था, है ना बच्चा। तो आगे बढ़ते हैं, अब 21 देखते हैं। फिर क्या कह रहा है, टू इक्विपोटेंशियल, देखिए हाँ, अब ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पास में रखे हैं, ये आपको देखने में सेम लगेंगे बट सेम है नहीं, ठीक है। तो इसलिए बड़ा ध्यान से समझना है इनको। पीछे जो हमारा जो क्वेश्चन था उसको जरा एक बार रीड करके फिर इसको रीड करिए फिर से। क्या कह रहा है,
कह रहा है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट कट ईच अदर, टू इक्विपोटेंशियल कैन नॉट कट ईच अदर। अब आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्या था, वो ये कह रहा है टू इक्विपोटेंशियल कैन बी ऑर्थोगोनल, टू इक्विपोटेंशियल कैन बी ऑर्थोगोनल हो सकते हैं। ये बात ठीक है। पहले तो हाँ आप ये समझो ऑर्थोगोनल क्या होता है। ऑर्थोगोनल मीन्स अगर आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। ऑर्थोगोनल मीन्स ऐसे प्लेन्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उनको कहते हैं ऑर्थोगोनल प्लेन्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल। तो टू इक्विपोटेंशियल कैन बी ऑर्थोगोनल, हाँ ऑर्थोगोनल हो सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? मान लीजिए ये मेरे पास कोई चार्ज है, या ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे पास चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो ये होगा, है नहीं। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैसे लगा दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे लगा दिया, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा बाजी? इस तरह से होगा। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए नहीं हुए, बताइए। तो हाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो सकते हैं? कैन भी ऑर्थोगोनल हो सकते हैं। फिर क्या कह रहा है? लेकिन आप कहो कि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड या एक ही चार्ज के दो पोटेंशियल सरफेस, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड दो पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कर दें। आपके दिमाग में आ रहा है, अगर सर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कट कर रहे हैं, अरे बेटा ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कर सकते हैं, और वो परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, है ना। बट सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के या सेम चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं कर सकते। एक सेम सिस्टम ऑफ चार्ज का सेम सिस्टम ऑफ चार्ज, समझ रहे हैं? सेम मतलब आपने एक डाइपोल ले लिया तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते सिस्टम। तो सिस्टम अलग होने चाहिए। तो फिलहाल ये मैंने जिसके लिए समझाया, ये सिस्टम ऑफ चार्ज अलग है, ये सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर दूसरा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए ये कोई चार्ज है, इस चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये है। तो आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे जरा करना, तो आप देखिए ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है? ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, है कि नहीं है? जब ये निकलेंगी सोच के देखिए, ये स्फेयर है आपका, ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है, स्फेयर के बाहर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के क्या होंगी? बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल होंगी। नॉर्मल का मीन्स यही होता है, किसी सरफेस का नॉर्मल मतलब होता है उस पर परपेंडिकुलर। तो ये नॉर्मल होंगी इसके सरफेस के, बिल्कुल बात ठीक है, परपेंडिकुलर हैं, तो ये भी बात ठीक है ना। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो हमारा बी का ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ये 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। इसको टाइम देना ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर क्या कह रहा है? 22 देख लेते हैं। 22 में क्या कह रहे हैं? द इक्विपोटेंशियल प्लेन ऑफ ए डाइपोल, इक्विपोटेंशियल प्लेन ऑफ ए डाइपोल, एक डाइपोल का जो इक्विपोटेंशियल प्लेन होता है, इक्विपोटेंशियल प्लेन, एक डाइपोल का इक्विपोटेंशियल प्लेन से क्या मतलब है? यहाँ प्लेन, ये एक डाइपोल है, इस डाइपोल का इक्विपोटेंशियल प्लेन जो होता है वो इसकी इक्वेटोरियल प्लेन क्या? इक्वेटोरियल लाइन, अगर मतलब किसी डाइपोल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन क्या होती है? बाइसेक्ट करने वाली लाइन इक्वेटोरियल लाइन होती है, और इस लाइन से पास होने वाला प्लेन भी क्या बोला जाता है? इक्विपोटेंशियल प्लेन बोला जाता है। और वो क्या होता है? डाइपोल इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो क्या होता है? यह जो प्लेन है इक्वेटोरियल प्लेन, ये इक्विपोटेंशियल प्लेन सरफेस होता है। मतलब इस डाइपोल का इस प्लेन पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। तो ये बात ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। आप इस इक्वेटोरियल पे लाइन पे कहीं जाएं या किस इक्वेटोरियल लाइन से होने वाले प्लेन पे कहीं जाएं, आपका पोटेंशियल सेम रहेगा। और सेम छोड़िए, वो आपका पोटेंशियल ज़ीरो रहेगा। कितना रहेगा? वो पोटेंशियल आपका ज़ीरो रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेम वाली बात तो ठीक हो गई। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन इज जीरो रहेगा, ये भी बात ठीक है। तो ये बात इसके भाई सेम जीरो रहेगा, तो सेम तो है ही है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो ए ऑप्शन इसके लिए ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहते हैं? कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल। ये आपका डाइपोल, इसका ये इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। इस इक्वेटोरियल प्लेन पे आप किसी भी पॉइंट पे जाएं, आपका पोटेंशियल ज़ीरो रहेगा, बात ठीक है ना बच्चा। फिर 23 में द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं? फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इक्वेटोरियल प्लेन इज इक्वल फॉर टू चार्जेस ऑफ द
डाइपोल, मतलब अगर आप एक चार्ज यहाँ ला रहे हैं तो इस चार्ज के लिए जो वर्क डन होगा वो और इस चार्ज के लिए इसको लाने में जो वर्क डन होगा वो सेम होंगे। तो भैया सेम क्यों होंगे? इस पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये अपोज करेगा यहाँ पे, और इसके लिए एक बार आप जब चार्ज लाएंगे तो आपको अपोज नहीं मिलेगा बल्कि और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो आपको और वर्क गेन होगा। तो इसका वर्क डन आप अगर इस वर्क डन की अमाउंट तो इक्वल होगी बट वर्क डन सेम नहीं होंगे। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, रीज़न वर्क डन पढ़ लेते हैं, अगर सेम बोल रहा है तब तो नहीं कह सकते बट इक्वल बोलेगा तो ठीक है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इक्वेटोरियल प्लेन इज इक्वल फॉर द टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल। टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल के लिए इक्वल होगा, तो ये बात ठीक है बट सेम नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव है ना। तो हम कह सकते हैं ए और बी ऑप्शन ठीक हैं बट ये उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कनेक्टेड करा गया है, कहाँ कनेक्टेड करा गया है, अक्रॉस द बैटरी। बैटरी कहाँ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी थ्रू अ की, एक की के थ्रू कनेक्ट किया गया। डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट, द एनर्जी स्टोर्ड, जो एनर्जी आपने स्टोर करी है बिकम के टाइम्स। अरे ये शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन था, रिपीट हो गया ये भी, चलिए सॉरी फॉर दिस बच्चा। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, टू मेटल प्लेट्स हैविंग, टू मेटल प्लेट्स हैं और इन पे प्लेट्स पे प्लस क्यू पॉजिटिव और माइनस क्यू चार्ज है। ईच अदर एट द सम सेपरेशन, एक सेपरेशन पे हैं, एंड आर डिप्ड इनटू द ऑयल टैंक, और इन्हें किस में, एक ऑयल टैंक में डिप कर दिया गया, ठीक है, एक ऑयल में डिप कर दिया गया। इफ़ द ऑयल इज़ पम्प्ड आउट, अब जब ये रखी हुई हैं तब इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई इज इक्वल टू, मान लेते हैं के इनका मीडियम है तो के और ई डैश, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जब मीडियम फील्ड और किसका, एयर, जब इनके बीच एयर रही होगी तब, एयर रही होगी तब इनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसका 1/k टाइम्स हो जाएगा, ये हमें पता है। कब, जब हम इसमें ऑयल फिल कर देंगे। बट डिप करने के बाद ये बोल रहा है इफ़ द ऑयल इज़ पम्प्ड आउट, अगर हम इसमें से ऑयल को निकाल दें तो निकाल दोगे फिर से एयर आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, जब मीडियम फिल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, और जब आप एयर इसमें पंप आउट कर देंगे तो केवल क्या रह जाएगा, ई एयर रह जाएगी। तो ई एयर क्या होगा भाई, ये वाला कम होगा कि नहीं होगा, ये इसके डिनोमिनेटर में, मीडियम फिल करने से डिनोमिनेटर में एक वैल्यू डिवाइड होने के लिए आ जाती है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, होल कम हो जाएगी। बट ई एयर जब ये पंप आउट हो जाएगा तब ये बचेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। और ये क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड द प्लेट इंक्रीजेस, इंक्रीज़ होगा, ये भी बात ठीक है नहीं है। और क्यों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, एक का फार्मूला ये है, इस वजह से ये सब हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी वजह से ये हो भी रहा है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन भी ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। When a dielectric slab is gradually inserted between the plates of an isolated parallel plate capacitor, when a dielectric slab, जब एक dielectric slab को आप क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चा, ग्रेजुअली इंसर्टेड करें, सॉरी, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर में आप कर रहे हैं। आइसोलेटेड से मीनिंग ज़्यादा डीप नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा। आइसोलेटेड मीनिंग से ऐसा कैपेसिटर जिसमें आप बाहर से ना कुछ ऐड कर रहे हैं, ना ही आप बाहर से कुछ ऐड कर रहे हैं, ना उसमें से कुछ बाहर के लिए लेके जा रहे हैं, ऐसा कैपेसिटर, तो वो चार्ज है अभी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी। अरे अभी तो पढ़ा ही था थोड़ी देर पहले कि एनर्जी कैसे डिक्रीज होगी, इसकी एनर्जी होती है 1/2 CV², और इसमें आप डाइलेक्ट्रिक बढ़ाएंगे तो C इंक्रीज होगा, सी क्योंकि C का फार्मूला क्या भी बताया था, K∈0A/D, तो K आने से ये इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा, तो ये भी इंक्रीज, ये कह रहे हैं डिक्रीज, तो ये तो भाई गलत हो गया, असेशन है नहीं है। तो असेशन गलत और असेशन गलत वाले भाई हमारे पास ऑप्शन है नहीं, तो वो वाला ऑप्शन ठीक होता है ना। तो रीजन फिलहाल देखते हैं, द फोर्स बिटवीन द प्लेट डिक्रीज, फोर्स डिक्रीज होगी भाई, के लगाने से अभी बताया, के इंट्रोड्यूस करने से फोर्स हमारी इंक्रीज होती है ना कि डिक्रीज, तो ये भी बात गलत है। तो बोथ आर इनकरेक्ट, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ ये देखिए मिल गया, असेशन भी गलत और ये भी गलत, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्या कह रहे हैं, assertion a dielectric is inserted between the plate, एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया है प्लेट्स के बीच,
द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेज, अभी एक्सप्लेन की रही है, हाँ इंक्रीजेज करेगा। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर जो होती है वो V = CB², तो ये भी बात ठीक है, और ये इसी वजह से इंक्रीज भी होता है क्योंकि U जो है हमारी C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, C इंक्रीज होने से BU इंक्रीज हो रहा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक है। और चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चे। अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, आप ये फटाफट लगाएंगे, और जितने भी आप सेशन और रीजन में अब अगर और भी ऐड कर दूँगा आगे तो आप फटाफट लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, सॉरी अच्छा तो इतने ही थे 27। तो आज के सेशन में बच्चा हमने 25+ मीन्स 27 लगभग हमने इसमें असेशन और रीज़न किए हैं। तो 27 असेशन और रीज़न लगाने के बाद मैं ये होप करता हूँ कि आप इस सेशन में पहले तो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी क्लियरिटी महसूस की होगी कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, कॉन्सेप्ट्स है ना। और एक बार आप क्या करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट आपको ये फील हुआ होगा कि असेशन रीज़न लगाने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ, तभी आप इसको बहुत ही परफेक्ट तरीके से लगा सकते हैं, वरना कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है ना, कन्फ्यूज़न इसीलिए क्रिएट कर देते हैं और बच्चा इन्हें बहुत कम टच करने की कोशिश करता है। बट मैं इसी कन्फ्यूज़न को, इसी डाउट को, आप इसी मुश्किल को दूर करने के लिए ये सेशन ले रहा हूँ। तो बने रहिए इस सेशन में, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी और उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 25+ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हमारा वर्क ये आपको पसंद आ रहा है बच्चा लोग, तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए, है ना, हमारे काम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।